नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट नेशनल में और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। खेल दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी घोषणा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। खेल दिवस, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की बड़ी घोषणा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया। अब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर अवार्ड दिया जाएगा। 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन देश के प्रतिष्ठित खेल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं हर साल। ध्यानचंद के लिए हमेशा भारत रत्न की मांग रही है, लेकिन आज पीएम मोदी ने एक कदम आगे बढ़कर के काम कर दिया, फैसला सुना दिया। सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। 1991-92 में शुरू हुआ था राजीव गांधी अवार्ड और पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर यह अवार्ड शुरू किया गया था, जिसको अब ध्यानचंद के नाम पर दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद अवार्ड नाम कर दिया गया है इसका। ये एक बड़ा ऐलान है केंद्र की सरकार की तरफ से। खेल दिवस से पहले पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर यह अवार्ड दिया जाएगा। 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन पर हर साल खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन आप देखते हैं कि देश के प्रतिष्ठित खेल अवार्ड भी दिए जाते हैं और ध्यानचंद के लिए हमेशा ही भारत रत्न की मांग उठी है, लेकिन आज पीएम मोदी ने एक कदम आगे बढ़कर के ये फैसला कर दिया है। सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया और 1991-92 में ये राजीव गांधी अवार्ड शुरू हुआ था। पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर अवार्ड शुरू किया गया। अब नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह अवार्ड दिया जाएगा। 9 अगस्त को ओलंपिक विजेताओं का सम्मान होगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा। 9 अगस्त वो तारीख है जब ओलंपिक विजेताओं का सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सम्मान होगा। टोक्यो ओलंपिक में अब तक भारत को 5 मेडल मिले। भारत को अब तक 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस दरमियान इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीसी के माध्यम से समारोह से जुड़ेंगे। अब ये दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो खिलाड़ी टोक्यो में इस वक्त मौजूद हैं, जो वापस लौट चुके हैं मेडल लेकर के, सिल्वर मेडल भले ही वो लेकर के आए हों या फिर ब्रॉन्ज मेडल जो भी लेकर के आए हैं खिलाड़ी, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। बार बार पीएम मोदी यही कह रहे हैं और 9 अगस्त वो तारीख है जब ओलंपिक विजेताओं का सम्मान होगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उनका सम्मान समारोह होगा और टोक्यो ओलंपिक में अब तक भारत को 5 मेडल मिले हैं। भारत को अब तक 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं और जब समारोह होगा दिल्ली में तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस समारोह का हिस्सा बनेंगे दिल्ली में। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जानकारी ये है कि वीसी के जरिए वो इस समारोह का हिस्सा होंगे। जो खिलाड़ी वापस लौटे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई होगी। भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ी खबर है। गोगरा में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटी है। ये महत्वपूर्ण खबर है दोनों ही देशों के लिहाज से। भारत चीन सीमा विवाद पर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जानकारी ये है कि गोगरा में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटी है। गोगरा में बने अस्थायी निर्माण भी हटाए गए हैं। ये जानकारी है कि सेनाएं तो पीछे हटी हैं दोनों ही देशों की, वो चीन हो या भारत, लेकिन इसके अलावा जो अस्थायी निर्माण वहां पर बनाए गए थे उनको भी हटा दिया गया। 4-5 अगस्त को दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, ये जानकारी है। 12वें दौर की बातचीत में सहमति बनी थी। अभी 12वें दौर की बातचीत हुई, उसमें इस बात को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद अभी एक्शन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। गोगरा में भारत चीन की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, ये खबर पक्की है और साथ ही गोगरा में जो अस्थायी निर्माण बनाए गए थे उनको भी हटा दिया गया है। 4-5 अगस्त को दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, ये जानकारी है। अभी जो 12वें दौर की बातचीत हुई थी उसमें इस बात को लेकर सहमति बनी थी, उसके बाद अब दोनों ही सेनाओं ने पीछे हटने का फैसला किया और अस्थायी निर्माण को भी वहां से हटा दिया गया। कई जगह राहत तो कई जगह आफत बनी बारिश। मारवाड़ शेखावाटी में राहत, हाड़ौती में बैरन बनी बारिश। कई हिस्सों में राहत वाली बारिश जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये बारिश आफत बन रही है। मारवाड़ शेखावाटी में राहत है, हम कह रहे हैं। वहीं हाड़ौती में बैरन ये बरसात बन गई है। बिसलपुर में बीते 5 दिन में 90 दिन सप्लाई जितना पानी आया है और बिसलपुर बांध में बीते 48 घंटे में 82 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। और साथ ही 30 जुलाई को बांध का जो लेवल था वो 309.38 आरएल मीटर था और अब 310.50 आरएल मीटर पहुंचा बीसलपुर बांध का जलस्तर। हाड़ौती में भारी बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं, बद से बदतर स्थितियां हो गई हैं। चंबल अभी भी खतरे के निशान से 13 मीटर ऊपर बह रही है, ये भी खतरे की घंटी है। कालीसिंध डैम के 14 गेट खोलकर के 1,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कालीसिंध
आहू परवन चवली नदी पर पानी की जबरदस्त आवक लगातार जारी है। खानपुर क्षेत्र के लड़ानिया गांव टापू बना हुआ है, मकानों में पानी घुस गया है, लोग बेहद परेशान। अब जो लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, प्राथमिकता ये है कि उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। खानपुर क्षेत्र के खबर ये लड़ानिया गांव टापू में तब्दील हो गया। कई मकान ऐसे हैं जहां पर पानी घुस गया है। मौके पर पहुंचे मंत्री टीकाराम जूली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे, हर संभव मदद का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया है। आश्वस्त किया गया है कि वो परेशान ना हो, उनकी हर संभव मदद वहां पर की जाएगी। भीमसागर डैम से 5 गेट खोल करके 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और अतिवृष्टि से कोटा संभाग में 2.5 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। किसान इससे बेहद परेशान हैं। भारी बारिश के चलते 6,000 मकान और 200 सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। जो डेटा है वो ये कि 6,000 मकान इससे प्रभावित और साथ ही 200 सड़कें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं राजधानी में अब तक 8.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। कल जयपुर में छितराई बारिश के साथ मौसम सुहावना बना रहा। आज सुबह से ही कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर भी आपने देखा। अब गुलाबी नगरी पर घनघोर घटाएं बरसने को तैयार हैं, बेताब हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो सप्ताह भर राहत मिल सकती है। मॉनसून 10 से 18 अगस्त तक कमजोर रहेगा, ये जानकारी है मौसम विभाग के द्वारा। और 4 दिन हल्की बारिश के आसार जताई जा रही है। द वीक में तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू है, आपको बताते हैं। द वीक में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू। कहा अफगानिस्तान के मामले में भारत की भूमिका ठीक नहीं है। अब ये इंटरव्यू मुजाहिद का, उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत की जो भूमिका है वो ठीक नहीं है। फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार, ये उन्होंने कहा। मुजाहिद का ये बयान है, इंटरव्यू उनका। उन्होंने पहले तो ये कहा कि अफगानिस्तान के मामले में भारत की जो भूमिका है वो ठीक नहीं है, ऊपर से फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी अपनी मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, ये भी उन्होंने कहा है। क्रॉस फायर के दरमियान दानिश ने अपनी जान संकट में डाली, ये भी उनकी तरफ से कहा गया इंटरव्यू में कि क्रॉस फायर जब वहां पर हो रहा था और इसी दरमियान दानिश ने अपनी जान को संकट में डाल दिया। पत्रकारों को कभी भी निशाना नहीं बनाते हैं तालिबान, ये भी उन्होंने कहा है कि पत्रकारों को कभी भी तालिबान जो है वो निशाना नहीं बनाते हैं। साथ ही अफगानिस्तान में इस्लामी कायदे कानून चाहते हैं तालिबान, ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि अफगानिस्तान में इस्लामी कायदे कानून तालिबान चाहते हैं। अब ये इंटरव्यू है मुजाहिद का, जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। अफगानिस्तान के लिहाज से कहा कि भारत की जो भूमिका है वो ठीक नहीं है। दानिश सिद्दीकी को लेकर कहा गया कि वो अपनी मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रवीण चक्रवर्ती का लेख है, आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स में प्रवीण चक्रवर्ती का जो लेख है उसमें क्या कहा गया है। पेगासस के जरिए जुटाए गए डेटा का कुछ न कुछ मतलब है, ये प्रवीण चक्रवर्ती का लेख आपको बता रहे हैं कि पेगासस के जरिए जो डेटा जुटाया गया है उसका कुछ ना कुछ मतलब है। लेकिन ये डेटा प्रोसेस करने वाले मनुष्य ही होते हैं। वो कौन है जो मैनेज और ऑपरेट कर रहे पेगासस डेटा, ये उन्होंने सवाल किया। 16 इंटरनेशनल मीडिया संगठनों ने मिलकर कमाल किया। इजरायली स्पाईवेयर के जरिए जासूसी का खुलासा, ये सब कौन कर रहा है पता लगाने की जरूरत है। कांग्रेस पदाधिकारी हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट चक्रवर्ती। अब उन्होंने जो लेख लिखा है उसमें पेगासस के मसले को लेकर कहा गया है, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिए जुटाए गए डेटा का कुछ ना कुछ तो मतलब है, लेकिन ये डेटा प्रोसेस करने वाले मनुष्य ही होते हैं। वो कौन है जो मैनेज कर रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, इसके बारे में भी पता लगाना होगा। 16 इंटरनेशनल मीडिया संगठनों ने मिलकर के कमाल किया है। इजरायली स्पाईवेयर के जरिए जासूसी का खुलासा हुआ, ये सब कौन कर रहा है इसके बारे में पता लगाने की आवश्यकता है, ये चक्रवर्ती ने कहा है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी, ये खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी जा सकते हैं आने वाले वक्त में। जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 9 से 10 अगस्त को राहुल जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, ऐसी जानकारी। 10 अगस्त को श्रीनगर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे राहुल गांधी, ऐसी पुख्ता जानकारी मिलती है जानकार सूत्रों के हवाले से। अब जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी जब जाएंगे तो इसके क्या मायने होंगे, वहाँ पर क्या कुछ होता है, क्या बातें वो कहते हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से। और 9-10 अगस्त को खबर है कि राहुल वहाँ पर जाएंगे। 10 अगस्त को श्रीनगर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन राहुल गांधी करने वाले हैं, इंतजार रहेगा। किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर विपक्ष का मोर्चा, विपक्ष का मार्च। आप कहिए किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर विपक्ष का मार्च, एक तरीके से 14 पार्टियों के नेताओं ने दिया किसानों को समर्थन। संसद भवन से जंतर मंतर तक बस में निकाला मार्च। मार्च के बाद मीडिया से रूबरू हुए राहुल गांधी और विपक्षी नेता। ये कहा कि किसानों को समर्थन देने आए हैं, किसानों के साथ हमेशा से समर्थन रहा है विपक्षी दलों का। और एक बार फिर से
वही समर्थन देने के लिए किसानों को यहाँ पर पहुंचे हैं। कृषि के काले कानून रद्द होने चाहिए, विपक्षी नेताओं ने कहा। राहुल गांधी कई दफा ये बात दोहरा चुके हैं, कह चुके हैं। एक बार फिर से वही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये काले कानून हैं, जब तक वापस नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, तब तक विपक्ष हमलावर रहेगा। सरकार हर हिंदुस्तानी के फोन में घुस गई है। राहुल गांधी ने कहा एक बार फिर से जासूसी के मसले पर कि सरकार हर हिंदुस्तानी के फोन में घुस गई है। आप जानते हैं संसद में क्या हो रहा है। राहुल ने कहा संसद में जहां पर ये विपक्ष का आरोप है कि सरकार जवाब नहीं दे रही है पेगासस के मसले को लेकर, कृषि कानूनों पर जवाब नहीं दे रही है, विपक्ष का ये हमला है। लेकिन सरकार का तर्क ये है कि विपक्षी जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं, संसद चलने देना विपक्ष नहीं चाहता है, इसलिए वहां पर हंगामा होता है। आज जंतर मंतर विपक्षी नेता पहुंचे राहुल गांधी की अगवानी में। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून है, रद्द होने चाहिए, रद्द नहीं होंगे तो आंदोलन यूं ही जारी रहेगा और विपक्ष भी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ा रहेगा, राहुल ने कहा। साथ ही जासूसी के मसले पर कहा कि सरकार हर हिंदुस्तानी के फोन में घुस गई है। आप ये जानते हैं कि संसद में क्या हो रहा है। धनबाद जज की संदिग्ध मौत से जुड़ा प्रकरण है। जज की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। धनबाद जज की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ पूरा मसला है। जज की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धनबाद में कोल माफिया सक्रिय है। जज की संदिग्ध मौत ये राज्य की असफलता है। जज को व्यापक सुरक्षा देनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये साफ तौर से राज्य की असफलता ही दिखाई देती है। 9 अगस्त को होगी मामले पर अगली सुनवाई। जज की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे के आदेश दिए। सभी राज्यों से जजों की सुरक्षा उन राज्यों में कैसी है, अलग अलग राज्यों में जजों की सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है, कितनी सुरक्षा है, इस बारे में हलफनामा देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 17 अगस्त को हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अलग अलग राज्यों से जो हलफनामा मिलेगा उस पर अब अगली तारीख है 17 अगस्त को हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख होता है उस पर लगातार नजर है, लेकिन धनबाद वाले मसले पर कह दिया कि ये पूर्णतया राज्य सरकार की असफलता है। जज की संदिग्ध मौत कैसे वहां पर हो गई, जज को व्यापक सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 9 अगस्त को अगले सुनवाई होगी मामले की और साथ ही साथ जज की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे के आदेश दिए और सभी राज्यों से जजों की सुरक्षा को लेकर हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, जिसको लेकर 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में नई फिल्म नीति की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा दिन। जम्मू कश्मीर में नई फिल्म नीति की शुरुआत। एलजी मनोज सिन्हा ने नई फिल्म नीति की शुरुआत की। अभिनेता आमिर खान और निर्देशक राजकुमार हिरानी की मौजूदगी वहां पर रही और डल झील के पास शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजन हुआ। इस अवसर पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया। ट्वीट करके खुद ही उन्होंने जानकारी उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। बहुप्रतीक्षित जम्मू कश्मीर नई फिल्म नीति 2021 की शुरुआत हो गई। एसजीएसटी पुनर्गठन में पारदर्शिता की उठी मांग। राजस्थान वाणिज्य कर सेवा संघ ने आज बुलाई आपात बैठक। एसजीएसटी पुनर्गठन में पारदर्शिता की मांग उठी है। राजस्थान वाणिज्य कर सेवा संघ ने आपात बैठक बुलाई और साथ ही संघ के अध्यक्ष महेश कुमार चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय पुनर्गठन समिति की सिफारिश पर हो विस्तृत चर्चा, ये उनकी तरफ से कहा गया। सिफारिश सार्वजनिक कर सभी पक्षों की राय को शामिल किया जाए। राज्य की एंटी विजन शाखाओं की संख्या में कमी से जाएगा गलत मैसेज और बैठक में पुनर्गठन में पारदर्शिता को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की भी मांग की गई है। राज्य बजट भाषण में विभाग को लेकर की गई घोषणाओं पर चर्चा हो। मुख्यमंत्री के बजट भाषण के विपरीत काम कर रही विभागीय पुनर्गठन समिति, ऐसे में अधिकारियों में रोष और असंतोष व्याप्त है। आपात बैठक में करीब काफी संख्या में अधिकारियों ने हिस्सा लिया। खबर ये कि जो आपात बैठक बुलाई गई, बड़ी संख्या में अधिकारी वहां पर पहुंचे, अपनी अपनी बात को वहां पर रखा गया है। बिजली कंपनियों में भर्ती से जुड़ी आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 से 12 सितंबर के बीच में आयोजित होगी भर्ती परीक्षाएं। अब ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। बिजली कंपनियों में भर्ती से जुड़ी हुई 4 से 12 सितंबर के बीच में आयोजित होगी भर्ती परीक्षाएं। बतौर नोडल एजेंसी RVUNL ने जारी किया टाइम टेबल। अभियंता गैर तकनीकी अधिकारी के पदों के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया। सहायक अभियंता के 39, लेखा अधिकारी के 11, कार्मिक अधिकारी के 6, कनिष्ठ अभियंता के 375, कनिष्ठ सहायज्ञ के 27, सूचना सहायक के 46 पद समेत कुल 504 पदों पर आयोजित की जाएगी ऑनलाइन भर्ती परीक्षा। और सेकेंड फेज में कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के 571 पदों पर परीक्षा होगी। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल की परीक्षा के लिए जल्द ही तिथि जारी की जाएगी। ऊर्जा विभाग की भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान में ही होंगे सेंटर। ऊर्जा विभाग की भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान में ही सेंटर होंगे। बिजली कंपनियों में भर्ती परीक्षा से जुड़ी आज की बड़ी खबर है।
सीएम गहलोत ने कोविड काल में समझी अभ्यर्थियों की पीड़ा। सीएम गहलोत लगातार ये कहते भी रहते हैं जो परेशानी हो रही है वो आगे ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। सीएम गहलोत ने कोविड काल में अभ्यर्थियों की जो पीड़ा है उसको समझा। प्रमुख सचिव ऊर्जा दिनेश कुमार ने परीक्षा को लेकर जानकारी दी। सीएम गहलोत के निर्देश पर अब राजस्थान में ही रखे गए परीक्षा केंद्र और साथ ही जबकि पूर्व की भर्तियों में अन्य राज्यों में भी रखे जाते हैं परीक्षा केंद्र, अब पहले की जो भर्तियां आ रही हैं उसमें अलग अलग राज्यों में भी परीक्षा केंद्र होते थे। बतौर नोडल एजेंसी RVUNL ने जारी किया टाइम टेबल। 4 से 12 सितंबर के बीच में आयोजित होंगी परीक्षाएं, जिसको लेकर कहा गया कि राजस्थान में ही परीक्षा केंद्र होंगे। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दी गई है मॉक टेस्ट की सुविधा। विद्युत निगमों की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी मॉक टेस्ट की प्रश्नावली।